हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 1 नवंबर के करंट अफेयर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो मुद्रा लोन है उसकी सीमा वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ा के कितनी कर दी गई है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये योजना शुरू कब हुई थी? ये योजना शुरू हुई थी अप्रैल 2015 में। इसको कौन सा मंत्रालय चलाता है? इसके लिए जो नोडल मंत्रालय है वो है हमारा वित्त मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और अगर पूछें इसके लिए नोडल डिपार्टमेंट या नोडल एजेंसी कौन सी है, तो वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आपने पीछे से अगर काफ़ी बम पटाखे चल रहे हैं, दिवाली है, तो हो सकता है वीडियो के दौरान कुछ ना कुछ पीछे आवाज़ आए। वैसे मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह लगा दिया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अगर आवाज़ आए तो आप उसको इग्नोर कर देना। बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ये पक्की बात है। खैर, सवाल पे लौटते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें 3 तरह का लोन मिलता था: शिशु, किशोर और तरुण। दिखा देता हूँ आपको। शिशु, उससे ऊपर किशोर और उससे ऊपर तरुण। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन मिलता कैसे? अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपको लोन मिलता है इसमें, और ये कोलेट्रल फ्री होता है, गारंटी फ्री लोन होता है, बदले में कुछ नहीं रखवाना होता। ये भी एक बड़ी बात है। तो शिशु में आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलता था। किशोर में आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का, और तरुण में आपको 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था। अब एक नई कैटेगरी डाल दी गई जिसका नाम है तरुण प्लस। इसमें आपको 10 लाख से 20 लाख तक का लोन मिलेगा, यानी जो मैक्सिमम लोन इस योजना में आपको मिल सकता है वो है 20 लाख रुपए। इसकी जो सीमा है 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है। लेकिन तरुण प्लस आप डायरेक्टली नहीं ले सकते। पहले अगर आपने मान लो तरुण लिया हुआ है तो आपको टाइम पे वापस चुकाना होगा, समय पे आपको जो है वापस चुकाना होगा, तभी आपको ये लोन मिलेगा। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन देता कौन है? क्या सिडबी लोन देता है? नहीं। लोन तो बैंक ही देते हैं। बैंक हैं, कमर्शियल बैंक, हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यही सब देते हैं। लेकिन सरकार इनको क्रेडिट गारंटी दे देती है कि अगर आपका मान लो लोन एनपीए में कन्वर्ट हो गया, गैर निष्पादित संपत्ति यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो फिर सरकार उसकी भरपाई कर देगी। ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। और वित्त मंत्रालय की बात मैं कर रहा हूं, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि वित्त मंत्रालय जीआईसीआरई इंश्योरेंस कंपनी है, सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है। इनफैक्ट भारत की एकमात्र सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी है इस कंपनी में 85.78%। तो सरकार इसमें 6.78% और बेचना चाहती है, यानी अपनी हिस्सेदारी को कम करके 79% कर देना चाहती है। और जो ये एक्स्ट्रा 6.78% सरकार बेचेगी, इसमें 4700 करोड़ रुपए का मतलब वो पैसा रेज करेंगे। 4700 करोड़ जो है सरकार इतना पैसा उसमें रेज करेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन, इन्होंने किसके साथ मिलकर इंडिया एआई साइबर गार्ड एआई हैकेथॉन का आयोजन किया? तो इसमें बेसिकली क्या है, साइबर सुरक्षा को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम आपको दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो ये इन्होंने I4C जिसे बोलते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसके साथ मिलके ये कंपटीशन चलवाया है, इंडिया एआई साइबर गार्ड एआई हैकेथॉन। 7 नवंबर तक आप अपने आवेदन दे सकते हैं। फिर आपकी जो टीम है उन्हें इन्वाइट किया जाएगा और आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है साइबर अपराधों से निपटने के लिए। तो ये किसने करवाया कंपटीशन मिलके? तो इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये सेंटर हमारे 2015 में गृह मंत्रालय ने शुरू करा था, यानी कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने शुरू करा था। और इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अभी अभी जो मशहूर एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है रश्मिका मंदाना, उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। और इसमें अट्रैक्टिव प्राइजेस भी आपको मिलेंगे। कितने प्राइज मिलेंगे आपको? फर्स्ट प्राइज जीतते हो तो 25 लाख तक, सेकंड प्राइज 7 लाख और थर्ड प्राइज 3 लाख तक। इसके अलावा महिलाओं की स्पेशल टीम, स्पेशल प्राइज है उनके लिए 5 लाख रुपए का। खैर, ये अवार्ड आपको याद नहीं रखने हैं, कौन करवा रहा है बस ये ध्यान रख लो। और ये इंडिया एआई आईबीडी क्या है, जिसको बोलते हैं इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इंडिया एआई एक मिशन शुरू करा था प्रधानमंत्री मोदी ने। इसको लागू करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका नाम था इंडिया आईबीडी। इसका नाम था इंडिया आईबीडी, इंडिया आईबीडी, इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन, इंडिया एआई आईबीडी।
ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अधीन काम करता है, और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अधीन काम करता है। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं इंडिया AIIBD मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अधीन काम करता है। तो इन्होंने ये शुरू करा है, और जैसा मैंने आपको बताया रश्मिका मंदाना ब्रांड एम्बेसडर होंगी, और मन्नू भाकर ब्रांड एम्बेसडर होंगी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज की। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया AI ने अभी अभी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है मेटा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है मेटा, इसके साथ मिलके IIT जोधपुर जो कि राजस्थान में है, IIT जोधपुर, तो वहां पे एक सृजन नाम का सेंटर फॉर जनरेटिव AI स्टार्ट करा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत तरह का होता है, एक होता है जनरेटिव AI। तो जनरेटिव AI को लेकर एक सेंटर बना है जिसका नाम है सृजन, IIT जोधपुर में। इसको बनाया है इंडिया AI मिशन ने मेटा के साथ मिलकर। यह भी एक अच्छा सवाल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट दी है, एमिशंस गैप रिपोर्ट। देखो, इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कौन है? कार्बन उत्सर्जक ग्रीन हाउस गैस होती है जैसे मीथेन वगैरह, उनका उत्सर्जक कौन है? तो नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है अमेरिका, नंबर 3 पे इंडिया है, नंबर 4 पे है यूरोपियन यूनियन के सारे 27 कंट्री मिला के, और नंबर 5 पे है रशिया। मैं आपको दिखा देता हूं पहले कि नंबर 1 2 3 4 5। यहां पे देखिए, चाइना सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, और इनकी ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी यहां पे लिखी है 16,000 MTCO2E। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 2 पे है, और इंडिया जो है वो नंबर 3 पे रहा, यूरोपियन यूनियन नंबर 4, रशिया जो है नंबर 5, और ब्राजील नंबर 6 पे रहा। अब इसमें एक चीज आपको ये जाननी है, एमिशंस गैप रिपोर्ट के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम रिलीज करता है, उसे बोलते हैं एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। तो एमिशंस गैप और एडेप्टेशन गैप, ये दोनों रिपोर्ट छापता है UNEP, और UNEP का हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नायरोबी में है। केन्या की राजधानी जो है नायरोबी, वहां पे लोकेटेड है, राइट। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इस रिपोर्ट का नाम था नो मोर हॉट एयर प्रीज, यानी बस अब और गर्म हवा नहीं, नो मोर हॉट एयर प्रीज। यहां पे हॉट एयर से मतलब है पोल्यूटेड एयर, राइट। अच्छा, दुनिया के जो सारे कंट्री है उन्होंने मिलकर क्या डिसाइड करा था? ये बात मैं कर रहा हूं COP21 की। COP21 जिसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ये 2015 में साइन किया था कंट्रीज ने, और इसमें यह कहा था कि हम जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, यानी जो औसत पूरी वैश्विक तापमान है, 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। अगर 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया तो हम दुनिया को बचा नहीं पाएंगे। ये था। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ये नहीं हो रहा है, ये जो 1.5 डिग्री वाला हमने ले रखा है पेरिस समझौते का, ये 1.5 डिग्री वाला नहीं हो रहा है। अगर हमें इस फिगर तक पहुंचना है तो हमें 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 43% की कटौती करनी पड़ेगी, और अगर हमें इस फिगर तक पहुंचना है तो 2035 तक 57% की कटौती हमें इसमें करनी पड़ेगी। और अगर हमने नहीं की तो क्या होगा? अगर हमने नहीं की तो 3.1 डिग्री सी, अगर अभी की जो एनवायरमेंट पॉलिसी है वैसे ही चलती रही, तो वैश्विक तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और फिर दुनिया को खत्म होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमें 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देना, इसलिए हमें कटौती करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और कही। उन्होंने कहा अगर हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, यानी हर कंट्री ने अपने 5 साल के गोल दिए हुए हैं, इंडिया ने भी दिए हुए हैं, तो अगर वो अचीव भी कर लेते हैं तो भी जो औसतन तापमान है पूरी दुनिया का वो बढ़ेगा। उन्होंने कहा तब भी वो 2.6 डिग्री सी बढ़ेगा। समझ में आया आपको? ये मैं बता रहा हूं आपको सन 2100 तक। ये जो मैंने आपको 3.1 डिग्री बताया, ये बताया अगर अभी जैसे चल रहा है वैसे चलता रहा तो सन 2100 तक, यानी इस सदी के अंत तक तापमान, वैश्विक औसतन तापमान 3.1 डिग्री से बढ़ जाएगा। और अगर हमने पेरिस क्लाइमेट के गोल अचीव कर लिए, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, तो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो है हमें उन्हें और मजबूत करना होगा, ठीक है। तो तब भी 2.6 डिग्री बढ़ेगा, हमें तो 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देना। तो ये चेतावनी दी है इस रिपोर्ट ने। काफी अच्छी रिपोर्ट है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, और काफी कुछ इस रिपोर्ट में जानने को है। तो आगे बढ़ते हैं अब। हाल ही में जारी एक इंडेक्स आया है जिसका नाम है नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, यानी कि वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक। इसमें भारत की रैंक क्या है? भारत का परफॉर्मेंस काफी खराब है एनवायरमेंट कंजर्वेशन में। तो नेचर कंजर्वेशन में हमारी रैंक है 180 देशों में 176, यानी नीचे से 5वें नंबर पे इंडिया इसमें है। नीचे से 5वें नंबर पे इंडिया जो है वो इसमें है। समझ में आया आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है। एक इंडेक्स अभी और आया था जिसका नाम है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स।
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री था स्वीडन, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया था एक्सेंचर कंपनी के साथ मिलकर। इंडिया की रैंक थी 63 120 कंट्री में। तो जो भी इंडेक्स आते हैं वो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। चलिए इस इंडेक्स पे आते हैं। पहले आप देख सकते हैं नंबर 1 कंट्री है इसमें लग्जमबर्ग, नंबर 2 है एस्टोनिया, एस्टोनिया जो कि बाल्टिक कंट्री है, रशिया का पड़ोसी, फिर है डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड और फिर है ब्रिटेन। तो ये बेस्ट कंट्रीज हैं। इनका स्कोर भी आप देखिए 100 में से 70.8, भारत का स्कोर था 100 में से सिर्फ 45.5, 45.5। और नीचे से जो 5 कंट्री है उनको देखिए, सबसे आखिरी रैंक रही किरीबाती की जो कि आइलैंड कंट्री है, इसका स्कोर था सिर्फ 41.2। टर्की नीचे से 2, फिर इराक, फिर माइक्रोनेशिया जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में, और फिर इंडिया। तो इतना खराब जो है वो हमारा परफॉर्मेंस रहा एनवायरमेंट कंजर्वेशन की अगर हम बात करें। और इतना खराब हमारा परफॉर्मेंस क्यों रहा इस पे बात करते हैं। तो इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला है इनएफिशिएंट लैंड मैनेजमेंट, यानी भारत जमीन का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहा है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेंगलोर का। बेंगलोर में कभी भी पानी नहीं भरता था, बाढ़ नहीं आती थी, अब बाढ़ आ रही है बेंगलोर में। क्यों? क्योंकि बेंगलोर में जो वेटलैंड्स थे उनके ऊपर आपने रियल एस्टेट बना दी, आपने सोसाइटीज बना दी, आपने घर बना दिए रियल एस्टेट। तो अब क्या होगा, जो पानी है वो सोखने के लिए कुछ है ही नहीं। वेटलैंड्स क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, दलदली जो इलाके होते हैं, तो वो एक एक स्पॉन्ज का काम करते हैं, उनके ऊपर आपने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। तो ये है इनएफिशिएंट लैंड मैनेजमेंट, जमीन प्रबंधन बहुत अच्छा नहीं है हमारा। और हम बायोडाइवर्सिटी को भी बचा नहीं पा रहे, बायोडाइवर्सिटी को भी हम बचा नहीं पा रहे, राइट। इनफैक्ट इसमें यह भी कहा गया कि 53% जो लैंड है भारत में वो या तो अर्बन या इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए यूज होना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि 2001 से लेके 2019 इन 18 सालों में भारत में 23,300 स्क्वायर किलोमीटर के जो जंगल हैं वो काट दिए गए, यानी डिफॉरेस्टेशन का शिकार हुआ। इस तरह का काफी सारा डेटा इस रिपोर्ट में कहा गया है। अच्छा, इस इंडेक्स को दिया किसने? इस इंडेक्स को दिया है एक स्कूल है जिसको बोलते हैं गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिए। गोल्डमैन सोनेटफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये कहां पे है ये स्कूल? ये इजराइल में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बेन गुरियन यूनिवर्सिटी, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी। तो बेन गुरियन यूनिवर्सिटी जो है वहां पे है इजराइल में। उन्होंने दिया इस इंडेक्स को एक वेबसाइट biodb.com के साथ मिलकर। biodb.com एक नॉन फॉर प्रॉफिट प्राइवेट वेबसाइट है, तो इनके साथ मिलकर दिया है, राइट। अभी एक आप जानते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमारा स्कोर भी बहुत पुअर था, उसमें हमारा स्कोर था 27.3, राइट। और हमारी रैंक कितनी थी? 105। 111 से कम होकर 105 हुई है, लेकिन 105 भी कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं है। तो 105 हमारी रैंक इसमें जो है आई है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसको किसने दिया था? आयरलैंड की एक संगठन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी का एक है वेल्ट हंगर हिल्फ। इन 2 संगठनों ने मिलकर इसको दिया था। हनुमान एआई एक भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। इसको किसने स्टार्ट किया था हनुमान एआई कंपनी को? एसएमएल नाम की कंपनी ने, सीता महालक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड, एसएमएल बेंगलोर की कंपनी है, इन्होंने हनुमान एआई बनाया। अब हनुमान एआई 98 लैंग्वेजेस में काम कर सकता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कंपनी है हनुमान एआई। हनुमान एआई ने अब भारत का पहला बहुभाषी मल्टी मॉडल फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार करा है। तो इसका नाम क्या रखा है ये बताइए? इसका नाम इन्होंने रखा है एवरेस्ट 1। एवरेस्ट 1 ये अभी के लिए 35 भाषाओं में काम कर सकता है, लेकिन आगे जाके इसको 90 भाषाओं में उन्नत बनाएंगे, 90 भाषाओं में काम करना सिखाएंगे। अभी के लिए ये एक 35 भाषाओं में काम कर सकता है। तो सीता महालक्ष्मी लिमिटेड कंपनी ने हनुमान बनाया, हनुमान एआई, और हनुमान एआई ने बनाया एवरेस्ट 1। ये भारत का पहला बहुभाषी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हमारा संस्कृति मंत्रालय वो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित कर रहा है फिर से, और पुनर्लॉन्च कर रहा है। ये कब लॉन्च किया था हमने? नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं? पांडुलिपि। आप कागज के ऊपर कुछ लिख दो, कपड़े पे कुछ लिख दो, पुराने डॉक्यूमेंट वो सब जो है भोजपत्र वगैरह पुराने वो पाए जाते हैं, और वो उनसे बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं, हमारी संस्कृति, हमारे रिवाज, हमारी हिस्ट्री। तो 2003 में स्टार्ट किया गया था नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, जिसको बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये कब स्टार्ट किया गया था? 2003 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था।
और 75% भारत में जो पांडुलिपियां हैं वो संस्कृत में है, 25% क्षेत्रीय भाषाओं में है। और आपको ये भी बता दूं कि जब हम इनको खोजते हैं पांडुलिपियों को, हम इनका संरक्षण करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स का, फिर हम इन्हें डिजिटल बना देते हैं जिससे ये खो ना जाए, जल ना जाए, या कोई और इनमें डिस्कलरेशन वगैरह ना हो जाए। तो ये सब हम करते हैं इसमें। ठीक है, हाथ से लिखी हुई चीज़ें होती हैं मैन्युस्क्रिप्ट, जो कपड़े पे या कई बार पेड़ की छाल पे, पत्तियों पे, धातु पे, अधातु पे, क्लॉथ पे, या जो पाम लीफ होती हैं, ताड़ की जो पत्तियां, उन पे, भोजपत्र वगैरह उन पे, कई बार अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए जो हमें मिलते हैं, ये इन्हें पांडुलिपियां कहा जाता है। और इसको लागू कौन कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला अकेडमी, वो इसे लागू कर रहा है। और भारत में अभी हमारा संस्कृति मंत्रालय न्यूज में इसलिए भी आया था क्योंकि 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दे दिया गया है। कौन सी हैं ये लैंग्वेजेस? तो इनमें जो लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं तो मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत, ये 5 भाषाएं हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा मिल गया। 6 पहले थी, 5 अब हो गई, टोटल 11 लैंग्वेजेस हो गई हैं। 2024 यूरोपियन चेस क्लब टूर्नामेंट के दौरान लाइव चेस रेटिंग में 2800 एलओ रेटिंग पार करने वाला शतरंज का खिलाड़ी कौन रहा? तो ये विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा खिलाड़ी है जिसने 2800 रेटिंग क्रॉस करी है, फिडे की 2800 रेटिंग क्रॉस करी है। तो इनका नाम है अर्जुन एरिगाइसी। अर्जुन एरिगाइसी ये दूसरा खिलाड़ी है भारत के इतिहास में, ठीक है, विश्वनाथन आनंद के बाद जिसकी रेटिंग 2800 क्रॉस हुई है। तेलंगाना का खिलाड़ी है ये अर्जुन एरिगाइसी। अभी शतरंज की बात हो रही है तो आपको बता दूं, अभी बुदापेस्ट है हंगरी की राजधानी, वहां पे चेस ओलंपियाड हुआ था, हमने गोल्ड जीता, मेंस ने भी वुमेन्स ने भी। ये 45th चेस ओलंपियाड था। अगला चेस ओलंपियाड कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में होगा 2026 में। और अभी वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है? वर्ल्ड चेस चैंपियन है डिंग लिरेन चाइना के, डी गुकेश उनको टक्कर दे रहे हैं। सिंगापुर में टूर्नामेंट होगा, गूगल टाइटल स्पॉन्सर है। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज ने ईरान की नेवल फोर्स के साथ मिलकर एक संयुक्त अभ्यास करा। कहाँ पे? देखो, वैसे तो सबसे बड़े दुश्मन है सऊदी अरब और ईरान, इसके बहुत सारे कारण है, उस पर कभी और बात करेंगे। तो इन और भी कंट्री थे, तो इन सब ने मिलकर आपस में अभ्यास कराया अभी अभी सी ऑफ ओमान में। सी ऑफ ओमान कहाँ पे है? ये देखिए, ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जोड़ती है सी ऑफ ओमान, और सी ऑफ ओमान फिर इंडियन ओशियन में खुल जाता है। पहले अरब सागर में, अरब सागर इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। तो ये है सी ऑफ ओमान, यहाँ पे अभ्यास हुआ था। इसमें काफ़ी सारे कंट्रीज ने जो है भाग लिया था। इसमें इंडिया भी था, पाकिस्तान भी था, सऊदी अरब भी था, कतर, बांग्लादेश, थाईलैंड, काफ़ी सारे कंट्री थे। और 25 देशों का एक संगठन है जिसे बोलते हैं इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम की बैठक हुई, अभी इनकी समुद्री अभ्यास हुआ, आईमैक्स। कहाँ पे हुआ ये ईरान में हुआ था। आईमैक्स नाम का अभ्यास, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम जो संगठन है, 25 कंट्री जिसके मेंबर हैं, इनका अभ्यास जिसका नाम है आईमैक्स, वो ईरान में हुआ था। सर्वम एआई, भारत की अगेन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है सर्वम एआई। इन्होंने सर्वन वन नाम का भारत का पहला घरेलू बहुभाषी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है। ये कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? तो 11 भाषाएं हैं जिनको ये सपोर्ट करता है। इसका नाम है सर्वम वन। ये 11 भाषाएं कौन सी हैं? बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तमिल, तेलुगु, पंजाबी और अंग्रेजी। यानी जो बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं जिनके बहुत सारे स्पीकर हैं वो इन्होंने ले ली हैं इसमें। बाकी एनवीडिया टेक्नोलॉजी पे ये चलेगा। अभी एनवीडिया जनरेटिव एआई समिट भी हुआ था जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। एनवीडिया कंपनी के चेयरमैन भी आए थे, जेनसन हुआंग, वो भी अभी आए थे। 2024 का सखारोव प्राइज किसे मिला है? फ्रीडम ऑफ थॉट, मानवाधिकारों की जो रक्षा करता है, लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनको जो अपहोल्ड करता है, तो उसे मिलता है सखारोव प्राइज। सखारोव प्राइज मिला है इस बार वेनेजुएला के 2 ऑपोजिशन लीडर्स को। एक का नाम है मारिया कोरिना मचाडोआ और दूसरे का नाम है एडमुंडो गोंजालेस उर्रुशिया। तो क्या चल रहा है वेनेजुएला में? वेनेजुएला बिल्कुल ही एक ऐसा कंट्री है इस समय, कहते हैं ना किसी को वहां जाना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा, मतलब एक तानाशाह राज कर रहा है वहां पे जिसका नाम है निकोलस मदुरो। ये तानाशाह राज कर रहा है वेनेजुएला पे बहुत टाइम से, 2013 से राज कर रहा है, 11 साल से। और डिक्टेटर टाइप है ना, वहां पे फेयर इलेक्शन होते हैं ना कुछ है। तो इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करी मारिया कोरिना मचाडोआ और एडमुंडो गोंजालेस उर्रुशिया ने, इसलिए इन्हें मिला है सखारोव प्राइज। और सखारोव प्राइज कौन देता है? सखारोव प्राइज स्टार्ट हुआ था 1988 में। इसे देती है यूरोपियाई संसद, यानी यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। इस समय आप जानते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की चेयरमैन है रॉबर्टा मट्सोला, तो उन्होंने अपने हाथों से यह अवार्ड इन्हें दिया और यह अवार्ड 1988 में स्टार्ट किया था। इसको सखारोव प्राइज क्यों बोलते हैं? इसका नाम रशिया के महान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिनका नाम था एंड्रे सखारोव, उनके नाम पे रखा है। रशिया के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट
और इसमें 50,000 यूरो का प्राइज मनी भी दिया जाता है विनर्स को, ये भी ध्यान रखिए। केंद्रीय युवा मामलों का जो मंत्रालय है हमारा, डॉक्टर मनसुख मांडविया उसके मंत्री हैं, उन्होंने इस दिवाली माई भारत के साथ, इंग्लिश में ये दिवाली, दिस दिवाली विद माई भारत, ये एक राष्ट्रव्यापी स्वयंसेवी पहल, वॉलंटियरिंग इनिशिएटिव स्टार्ट करा है। स्वयंसेवक कौन होता है? जो वॉलंटियर करता है, यानी काम तो करता है बदले में पैसे नहीं लेता, उसे वॉलंटियर बोलते हैं या स्वयंसेवक बोलते हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जो माई भारत पोर्टल है, माई भारत पोर्टल मतलब मेरा युवा भारत, फुल फॉर्म है इसकी मेरा युवा भारत पोर्टल, इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? पहली वर्षगांठ मनाई गई, क्योंकि पिछले ही साल 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा युवा भारत यानी माई भारत पोर्टल लॉन्च किया था। तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय का ये पोर्टल है। तो क्या करता है ये पोर्टल? इस पोर्टल पे बेसिकली जो युवा हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व क्षमता हमें डेवलप करनी है, तो उनको बहुत तरह की वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। ठीक है, ये फिजिकल भी है और डिजिटल भी है, दोनों है ये पोर्टल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राष्ट्रीय युवा दिवस था इस साल, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी को, उस दिन भी काफी सारी वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज थी। इनफैक्ट अभी आपको याद हो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था, जिसे सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन माई भारत पोर्टल पर एक पहल शुरू की गई थी जिसका नाम था सेवा से सीखें। अगर आप सेवा करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, राइट। अगर आप सेवा करते हैं, इनफैक्ट आपको याद होगा अभी मैं 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 10 दिन के अवकाश पे गया था। तो वो मैं एक वॉलंटियरिंग के लिए गया था, मैं कहीं घूमने नहीं गया था, मैं वॉलंटियरिंग करने गया था, यानी कि मैं सेवा पर ही गया था। समझ में आया? तो इसके बहुत फायदे हैं जिन पे मैं कभी और चर्चा करूंगा। तो माई भारत पोर्टल जो है आपको बहुत सारे सेवा के, राष्ट्र सेवा के अपॉर्चुनिटीज देता है, जिनको आपको जरूर ले लेना चाहिए। इनफैक्ट ये जो हमारा खेल और युवा मामलों का मंत्रालय है, इन्होंने एक योजना भी शुरू करी थी, रीसेट। जो खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं वो भी नौकरी तो कर ही सकते हैं, तो उनको नौकरी दिलवाने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को जो मनाते हैं हम, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन, तो उस दिन रीसेट प्रोग्राम भी स्टार्ट करा था। 20 से 50 साल की उम्र के जो खिलाड़ी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिए। इस संगठन ने बेंगलोर में एक रेलवे नेटवर्क बन रहा है, उपनगरीय सब अर्बन रेलवे नेटवर्क, उसके लिए 300 मिलियन यूरो का लोन लिया, 250 करोड़ का। किस बैंक से लिया है? तो किस संगठन ने बेंगलोर में लोन दिया है? मतलब ये दिया है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है। इसको यूरोपियन सेंट्रल बैंक से कंफ्यूज मत करना, जिसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट में है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही है। तो बेंगलोर में सब अर्बन 149 किलोमीटर का सब अर्बन रेलवे नेटवर्क बिछाया जा रहा है, पूरा तरह से ग्रीन होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, कंजेशन कम होगा, महिलाओं के लिए खासतौर पर अच्छा होगा। इसके लिए लोन दे रहा है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। एयरबस कंपनी अपना साउथ एशिया का और इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे खोला है उन्होंने? एयरबस कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर खोला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां पर। एयरबस तो बहुत बड़ी कंपनी है, एयरबस कंपनी बहुत कारणों से न्यूज में चल रही है। एयरबस कंपनी से हम बहुत कुछ खरीद रहे हैं। क्या क्या खरीद रहे हैं? क्या क्या खरीद रहे हैं एयरबस कंपनी से हम? बहुत कुछ, राइट। जैसे हम A320 कमर्शियल प्लेन खरीदते हैं, और इन पायलट्स की ट्रेनिंग भी यहाँ पे होगी। जो एयरबस उड़ाना चाहते हैं विमान, तो उनकी ट्रेनिंग जो है 800 पायलट की हर साल यहाँ पे हो पाएगी। ये जो इन्होंने सेंटर अपना खोला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, यहाँ पर। फिर हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं हम इनसे, H125 हेलीकॉप्टर, बहुत ही ताकतवर, एयरबस से खरीद रहे हैं। और फिर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं C295, जो हमने पहला अभी रिसीव भी करा है। ये सब एयरबस हमें बना के दे रही है। और एयरबस कंपनी जो है वो टाटा स्ट्राइव, टाटा का एक प्रोजेक्ट है स्किल डेवलपमेंट का, टाटा स्ट्राइव, उसके साथ भी मिलकर काम करेगी। भारत का चुनाव आयोग कौन से देश के चुनाव आयोग की हेल्प कर रहा है चुनाव प्रबंधन में? हमारा चुनाव प्रबंधन बहुत बड़ा है, 140 करोड़ लोग हैं भारत में, चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी 70-80 करोड़ लोग होते हैं लगभग। तो इतने बड़े स्तर पे जब हम मैनेज करते हैं, तो अभी उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे, तो भारत के इलेक्शन कमीशन ने उनकी हेल्प करी थी। 27 अक्टूबर को चुनाव हुए थे वहाँ पे, और वहाँ जो राष्ट्रपति थे वो फिर से चुनाव अपना जीत गए हैं। समझ में आया? तो उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है शवकत मिरजियोयेव, शवकत मिरजियोयेव, ये इनको 80% से ज्यादा वोट मिले हैं और अगले 5 साल के लिए फिर से ये राष्ट्रपति बने रहेंगे। इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। एशिया क्लीन एनर्जी समिट कहां पे हुआ? 11वां संस्करण था इसका। एशिया क्लीन एनर्जी समिट सिंगापुर की सरकार कराती है हर साल, तो यहीं पे ये हुआ सिंगापुर में। क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह की बातें जो है वो यहाँ पे की गई। नेट जीरो कैसे बन सकते हैं वो सब बातें यहाँ पे की गई। और सिंगापुर की एयरफोर्स के साथ भारत ने ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी करी है। अभी कहाँ पे करी है? ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज करी है कलई कुंडा एयरबेस में, जो कि पश्चिम बंगाल में है।
इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स मास्टर चैंपियनशिप कहाँ होगी? ई स्पोर्ट्स मतलब वीडियो गेम्स, डिजिटल गेम्स। तो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स मास्टर टूर्नामेंट इंडिया में होगा। इंडिया में कौन से शहर में होगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। कौन डिसाइड करता है ये? इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन। क्या ई स्पोर्ट्स का ओलंपिक्स भी होते हैं? हाँ, अगले साल होंगे 2025 में सऊदी अरब में। सऊदी अरब में जो है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स होंगे 2025 में। अपनी आत्मकथा शोमैन किसने लिखी है? ग्लेन मैक्सवेल, जाने माने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है। अभी काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, वीरेंद्र सहवाग वगैरह के साथ इनकी कुछ लड़ाई हो गई थी, उस बारे में भी इन्होंने बात की थी। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है द शोमैन। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर है, जिसे चैटम हाउस भी बोलते हैं। ये एक विचार मंच है लंदन में। इन्होंने ये कहा है कि कौन सा ऐसा द्वीप है जिसको चाइना अपना सिग्नल खुफिया ठिकाना बना रहा है। तो ये साउथ चाइना सी में है, इसका नाम है ट्राइटन आइलैंड। ट्राइटन आइलैंड एक आइलैंड है साउथ चाइना सी में। ये वैसे तो डिस्प्यूटेड है वियतनाम, चाइना, ताइवान वगैरह में, लेकिन चाइना को फर्क नहीं पड़ रहा है। चाइना इसे अपना एक प्राथमिक सिग्नल खुफिया ठिकाना बना रहा है, जिससे चाइना की जो मिलिट्री है उसकी क्षमता बढ़ेगी। तो ये था हमारा वीडियो 1 नवंबर का, महीने का पहला वीडियो, और मिलते हैं आपसे 2 नंबर के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।